हेलो एवरीवन। तो यूनिट 1 मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस को कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2। और हमारा यूनिट 2 क्या है? सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जिसमें आज हमारी ये फर्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, हम पढ़ेंगे नोड एंड नोडल प्लेन क्या होते हैं, और फिर पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और लास्ट में हम सीखेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बिटवीन क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। हेडिंग डालेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और लिखना स्टार्ट करेंगे। द रीजन in three-dimensional space around the nucleus where there is maximum की स्पेलिंग ठीक कर लेना, probability of finding electrons is called as orbitals। हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में वह रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उस क्षेत्र को, उस रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल। आगे लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट किया जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा। क्लियर? एक बात ध्यान रखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन या मैटर वेव इक्वेशन या इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन के नाम से भी जानी जाती है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। देखिए आगे लिखेंगे साई इज द एम्पलीट्यूड फंक्शन और वेव फंक्शन ऑफ द वेव एक्सटेंडिंग इन स्पेस। क्या कहा? ये कहा कि जो साई होता है वो क्या है? एम्पलीट्यूड फंक्शन है, या हम इसे वेव फंक्शन भी कह देते हैं। भाई किसका एम्पलीट्यूड फंक्शन है? स्पेस में एक्सटेंडिंग मतलब स्पेस में फैली हुई वेव्स का। इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका जो होता है ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए ना हम इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। देखिए आगे नोट करना है साई स्क्वायर डिटरमाइंस करता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन को पता लगाने की प्रोबेबिलिटी, पता लगाने की संभावना को। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, चाहे एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, आर 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के 3 कोऑर्डिनेट्स में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करता है साई स्क्वायर। क्लियर? इसीलिए याद रखना है आपको साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कि हम साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसे किस नाम से जानते हैं ये याद रखना, और साई को हम किस नाम से जानते हैं ये भी आपको रखना है याद। चलिए इतना नोट कर लो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ध्यान से समझेंगे। हायर वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर मीन्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहे हैं कि अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्लियर? अप टू 90% या कहीं कहीं लिखा मिल सकता है 95%। चलिए जीरो वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, अगर साई स्क्वायर वैल्यू क्या है? 0 है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो क्या है? 0 है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उसी को हम कहते हैं नोड या नोडल प्लेन। क्लियर? तो आपको याद रखना है, अगर साई स्क्वायर क्या बता रहा है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको याद रखना है कि हायर वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर का मतलब क्या है, और अगर 0 हो जाए इसकी वैल्यू तो उसका मतलब क्या है। चलिए आगे चलिए अब हेडिंग डालेंगे नोड एंड नोडल प्लेन, और लिखना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इन एनी एटम दैट पॉइंट्स और रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोड।
हमने क्या जाना, हमने जाना भाई किसी भी एटम में प्रेजेंट दैट पॉइंट, वह बिंदु या वह क्षेत्र, वह रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0 हो, तो उसी क्षेत्र को, उस रीजन को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो आपने जाना कि नोड जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, वो एक ऐसा रीजन है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, संभावना जो होती है वो 0 होती है। चलिए आगे नोट करेंगे, प्लेन दैट पासिस वाया द न्यूक्लियस वेयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन ए प्लेन इट इज नोन एज नोडल प्लेन। क्या जाना हमने जाना न्यूक्लियस से गुजरने वाला वह प्लेन जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, तो उस प्लेन को हम कहेंगे नोडल प्लेन। सही है, न्यूक्लियस से गुजरने वाला ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएं तो उस प्लेन को हम कहेंगे नोडल प्लेन। देखिए ये बात आपको क्या करनी है, बिल्कुल याद रखनी है कि साई स्क्वायर इज 0, साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 होगी। किसके लिए, नोड और नोडल प्लेन दोनों के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। चलिए अब हैंड डालेंगे, टाइप्स ऑफ नोड लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एंगुलर नोड या प्लेनर नोड, दूसरा होता है रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड। ऑर्बिटल्स हैव स्पेरिकल नोड ओनली, तो केवल एस ऑर्बिटल में आपको रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड ही मिलेंगे। क्लियर, एंगुलर नोड या प्लेनर नोड नहीं मिलेगा एस ऑर्बिटल में। आगे लिखा है पी एंड डी ऑर्बिटल्स हैव स्पेरिकल एज वेल एज प्लेनर या एंगुलर नोड। क्लियर, इसमें दोनों नोड पाए जाएंगे। चलिए इतना नोट कर लें। देखिए, नंबर ऑफ स्पेरिकल या रेडियल नोड इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में अगर हमें स्पेरिकल या रेडियल नोड को नंबर को बताना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। क्या होता है ये, n माइनस एल माइनस 1। अब n क्या है, देखिए n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट या शेल KLMN को डिनोट करता है। और आप ये भी याद रखो कि जो n होता है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। क्लियर, अभी आगे समझ जाएंगे आप, और हम क्वांटम नंबर पे तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर आप और ज़्यादा समझ जाएंगे इस बात को। और जो L है, ये L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या हम इसे एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, जो हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n माइनस एल माइनस 1। ये किसके लिए है, रेडियल नोड को काउंट करने के लिए हैं। देखिए नीचे लिखा है नंबर ऑफ प्लेनर या एंगुलर नोड इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में अगर हमें प्लेनर या एंगुलर नोड के नंबर बताने हैं तो उसके लिए क्या है, L। सही है, जो L की वैल्यू होगी वही एंगुलर नोड या प्लेनर नोड की संख्या होगी, नंबर होगी। अब देखिए नीचे लिखा है, क्या लिखा है, देखिए नीचे लिखा है टोटल नंबर ऑफ नोड। क्या होंगे भाई टोटल नंबर, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड को कर दीजिए, ये आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ नोड। देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड, आपने क्या करा, यहाँ पर रेडियल नोड लिखा प्लस एंगुलर नोड। अब हमने क्या देखा कि L से L कट गया, बचा क्या, n माइनस 1। क्या बचा, n माइनस 1, और यही जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ नोड होंगे। चलिए इतना नोट कर लो। देखिए अब हम डालेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो जनरली हम 4 प्रकार के ऑर्बिटल पढ़ते हैं, S P D F। चलिए अब हम उनकी शेप को जानते हैं। फर्स्ट है हमारा S ऑर्बिटल, बहुत ध्यान से समझेंगे। इट इज सिमेट्रिकली स्पेरिकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, इट हैज़ नो डायरेक्शनल कैरेक्टर। क्या कहा कि देखिए जो S ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है ऑल डायरेक्शन, चाहे एक्स एक्सिस हो, वाई हो या जेड, सभी जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एस ऑर्बिटल में कैसी होती है, सेम होती है। जब सभी जगह पाए जाने की, चाहे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, सभी जगह पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है एक सी है और इसका शेप जो है वो स्पेरिकल है, गोलाकार है बिल्कुल, तो इसीलिए इसमें जो होते हैं कोई
डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते हैं। चलिए आप नोट करें इतना। देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि आप एस ऑर्बिटल की पिक देख रहे हैं, और जो कि एक क्या है ये गोलाकार है। क्लियर, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और ये सब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी डायरेक्शन में कैसी है, सेम है, चाहे एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है। क्लियर, चलिए इसे नोट करें। देखिए बहुत ध्यान समझेंगे। n-1 रेडियल नोड्स आर इन एनी ns ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ns ऑर्बिटल्स में n-1 रेडियल नोड्स होते हैं, वेयर अस, जबकि नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड नोडल प्लेन आर 0। क्या कहा हमने कि देखिए जो s ऑर्बिटल होता है उसमें एंगुलर नोड और नोडल प्लेन जो होता है वो 0 होता है। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें कि s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और नोडल प्लेन भी क्या होंगे, 0 होंगे, मतलब यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे नोडल प्लेन। देखिए अब आपको ये टेबल बनानी है, बहुत ध्यान समझो भाई। ये हमने लिखा s ऑर्बिटल्स, यहाँ लिखा है एंगुलर नोड जो किसके इक्वल है, l के, l बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये है रेडियल नोड जो किसके इक्वल है n-l-1, और टोटल नोड कितना निकल गया था हमारा n-1। एक बात तो हम जानती हैं, s ऑर्बिटल्स के लिए जो एंगुलर नोड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, अब देखिए हमें रेडियल नोड निकालने हैं। रेडियल नोड हम कैसे निकालेंगे, हम बात कर रहे हैं पहले 1s की। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 4 लिखा है ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। क्लियर, अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या है, n-l-1 किसके लिए है, रेडियल नोड निकालने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, n की वैल्यू 1 है, हमने यहाँ पर 1 रखा, l की वैल्यू तो आगे 0 आएगी और ये 1। क्लियर, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, 0। तो हमने क्या जाना कि 1s जो होगा उसमें रेडियल नोड 0 होगा, तो एंगुलर नोड भी 0 और रेडियल नोड भी 0, तो टोटल नोड क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको 2s की वैल्यू निकालनी है। चलिए मैं भी एक और करके दिखा देता हूँ आपको, n-l-1। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है कितनी है, 2 है, रख दीजिए, l की वैल्यू 0 रहेगी, और 1 तो आपके पास माइनस में है ही है, इससे ये क्या हो गया, लेस हुआ, तो क्या बचा आपके पास, केवल 1 बचा। क्लियर, 1 बचा, तो यहाँ पर जो रेडियल नोड होगा वो उसका वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और टोटल नोड की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर, तो इसी तरह से आपको सब और कर लेने हैं जो मैंने दे रखे हैं, 3s भी करिए आप, 4s भी करिए। और ये बात भी याद रखो कि अगर आप रेडियल नोड का फॉर्मूला नहीं लगा रहे टोटल नोड के लिए, तो आपके पास फॉर्मूला है ही। जैसे अगर हम जैसे 2s का निकालें टोटल नोड, तो n-1 लगा दें। यहाँ पर जब 2 रखोगे, 2 - 1 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो हमारा आ रहा है। क्लियर, मगर मैंने यहाँ पर आपको एंगुलर नोड भी दिखाए, यहाँ पर आपको रेडियल नोड भी दिखाए, और टोटल नोड भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। क्लियर, अब इसी तरह से आप 3s और 4s खुद से ट्राई करें। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल्स में नोड को दिखाया है। हम जानते हैं भाई 1s ऑर्बिटल में तो नोड नहीं होंगे। क्लियर, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, और न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए 1s ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। क्लियर, उसके बाद देखिए जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, मतलब आप 2s ऑर्बिटल में आओगे, तो आपको देखिए यहाँ पर ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, और इसी को हम क्या कहेंगे, नोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0 है। इसी तरह से आप जब 3s में जाओगे तो देखिए यहाँ पर आपको 2 नोड दिखाई देंगे। भाई एक नोड तो ये आ गया आपका, और एक नोड ये आ गया। क्लियर, 2 नोड हो गए। क्लियर, जैसे हम बात करें भाई ये वाला क्या है आपका 3s ऑर्बिटल है, भाई ये वाला कौन सा है आपका 2s ऑर्बिटल है, और जो न्यूक्लियस के पास है ये कौन सा आपका 1s ऑर्बिटल है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि 3s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे, आपके 2 नोड होंगे। जैसे आप फॉर्मूला जानते भी हो भाई, n-1 से यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 आ रही है, 3 रखोगे 1 तो कितना आ जाएगा, बराबर 2। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि 3s ऑर्बिटल में कितने नोड हैं, 2 नोड होंगे। क्लियर, आपको ऊपर टेबल समझा दी और नीचे आपको डायग्राम दे दिए। चलिए इतना नोट कर लें आप। देखिए, द साइज एंड एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल्स विथ इंक्रीज n, यहाँ पर ये बात लिखी है कि जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो s ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी भी क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि 1s ऑर्बिटल से ज़्यादा साइज और एनर्जी 2s की, इससे ज़्यादा 3s की, सबसे ज़्यादा किसकी होगी 4s की होगी। आप यहाँ पर ऊपर देख लो कि 1s ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो एनर्जी भी कम है क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे साइज बढ़ता चला जाएगा और एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए 2s ऑर्बिटल में साइज ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा 1s से। अब देखिए 3s ऑर्बिटल इन सब में सबसे बड़ा है और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। देखिए इस बात को भी आप याद रखें कि प्रति एक s सब सेल में ओनली केवल एक s ऑर्बिटल होता है। अब इसे हम कैसे जानेंगे, देखिए नीचे देखिए लिखा हमने 1s, क्लियर, 1s सब सेल आपने लिया। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी क्योंकि यहाँ पर 1s लिया है आपने, और s के लिए जो l की वैल्यू आती है वो 0 आती है। जब l 0 है तो ml या m की वैल्यू भी 0 होगी। अब देखिए m क्या है, m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को, और आपको बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल के ऑर्बिटल्स की संख्या को बताता है। कौन, ml, क्लियर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, केवल 0 है, मतलब एक वैल्यू है, तो इसीलिए केवल s सब सेल में, प्रति एक s सब सेल में केवल s ऑर्बिटल एक होगा, क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 आई है तो इसका ओरिएंटेशन भी कितना होगा, ओनली 1 होगा। ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल, तो s ऑर्बिटल्स हैज ओनली वन ओरिएंटेशन, तो इनका ओरिएंटेशन भी 1 होगा क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू भी क्या है, 1 ही है। चलिए इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए p ऑर्बिटल्स हेडिंग डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बल इन विच द टू लॉब्स ऑन अपोजिट साइड सेपरेटेड बाय द नोडल प्लेन। क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो p ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डम्बल होती है। इन विच, जिसमें 2 लॉब्स होते हैं और वो दोनों अपोजिट साइड होते हैं और एक दूसरे से अलग रहते हैं नोडल प्लेन के द्वारा, क्लियर। अभी आगे हमने डायग्राम बना रखे हैं वहाँ समझेंगे, यहाँ भी समझ लीजिए। देखिए इस तरह से होती है डम्बल, क्लियर, और ये होते हैं नोडल प्लेन से एक दूसरे से अलग, एक लोब्स ये है और एक लोब्स ये है, क्लियर, समझ में आ रही बात। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे लिखा है देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 रीजन ऑन अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इक्वली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बटी हुई होती है इन 2 रीजन, इन दोनों क्षेत्र में, इन दोनों रीजन में, ऑन अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पर। मतलब ये जो इसकी शेप थी कैसी थी, डम्बल थी। इस डम्बल में 2 लोब्स थे, एक लोब्स ये था और एक लोब ये था, तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, समान होगी। इसमें भी समान होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसमें भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि ईच p ऑर्बिटल्स, कि प्रत्येक p ऑर्बिटल जो होता है वो 1 नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन रखता है। p ऑर्बिटल हैज़ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब जो p ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, क्लियर। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि p ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप डम्बल होती है और इसमें 2 लोब्स होते हैं और जो कि नोडल प्लेन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, समान रूप से बटी हुई होती है और ये एक दूसरे से नोडल प्लेन के द्वारा सेपरेट रहते हैं। हमने ये भी जाना कि प्रत्येक p ऑर्बिटल्स जो होता है वो एक नोडल प्लेन रखता है और हमने ये भी जाना कि p ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। चलिए अब समझते हैं कि भाई p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। देखिए फॉर p सब सेल इस तरह लिखेंगे। हम जानते हैं p सब सेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है। देखिए इस बात को आप याद रख लें, l की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3। देखिए 0 किसके लिए है, s के लिए है, 1 किसके लिए है, p के लिए है, और 2 किसके लिए है, d के लिए है, और 3 किसके लिए है, ये f के लिए है,
क्लियर। अभी केवल इतना याद रखें कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा क्वांटम नंबर पर, वहाँ पर इन्हें डीपली समझाएंगे। तो याद रखना है आपको, एल की वैल्यू जो होगी वो 0 किसके लिए है, एस के लिए है, 1 किसके लिए है, पी के लिए है, 2 किसके लिए है, डी के लिए है, और 3 किसके लिए है, एफ के लिए है। क्लियर, इन्हें याद रखें। आगे देखिए, अब देखिए जब पी के लिए एल की वैल्यू 1 है तो एम, एल या एम की वैल्यू क्या होंगी, वो +1, 0, -1 होंगी। क्लियर। अब यहाँ से आपको एम की कितने वैल्यू पता चली, आपको एम की 3 वैल्यू मिली, +1, 0, -1। तो इससे क्या पता चला, मीन्स देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स विच इज सिंबलाइज्ड एज PS, PY, PZ। तो इससे हमें पता चला कि जो p सबसेल होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर, जिन्हें हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, PX, PY और PZ से। क्लियर, देखिए इस तरह से इन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऊपर मैंने आपको क्या दिखाया, PS, PY, PZ, नीचे मैंने ये M की वैल्यू लिख दी। मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इसकी 3 वैल्यू आई, तो इससे पता चला कि P सबसेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं। चलिए इतना नोट कर ले। देखिए, फॉर एनी NP सबसेल एनर्जी ऑफ 3 p orbitals are same and called degenerate orbitals। इन्होंने क्या कहा कि किसी NP सबसेल के लिए एनर्जी ऑफ 3 p orbitals, तीनों p orbitals की एनर्जी आर सेम, समान होती है, तो क्या कहलाती हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आसान भाषा में याद रख लो कि जब p ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में समान है तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होंगी उन्हें कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान है। इस तरह से याद रखिए। देखिए ये मैंने आपको समझाया था, p ऑर्बिटल इस तरह से बनाते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ समझिए आप, ये देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा NPX है और NPY है और NPZ है वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इनकी एनर्जी क्या है, आपस में इक्वल है, तो ये क्या कहलाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। चलिए इतना नोट करें। देखिए अभी तक हमने जाना कि जो p ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप होती है डम्बल। और ये कितने टाइप के होते हैं p ऑर्बिटल, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है PX, एक होता है PY और एक होता है PZ। क्लियर। अब देखिए PX और PY और PZ का मतलब क्या है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो किस पर, अलोंग एक्स एक्सिस पर। मतलब एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हम उस ऑर्बिटल को कहेंगे PX, और अगर वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसे कहेंगे PY, और अगर Z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उसे कहेंगे हम PZ। क्लियर, समझ में आ गए। तो PX, PY, PZ का क्या मतलब होता है, समझ में आया। चलिए अब इसी तरह से आपको डायग्राम बना देने हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये हमारा एक लोब ये हुआ और एक लोब ये हुआ और ये क्या बन गया, एक डंबल बन गया। डंबल बन गया, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड। तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा, एक्स एक्सिस पर, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे PX। और हमने नीचे भी लिख दिया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम उसे कहेंगे PX। अब देखिए इसी तरह से आप देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, मैंने नीचे लिख भी दिया है वाई एक्सिस पर, तो इसलिए हम इसे कहेंगे क्या, PY। चलिए इतना नोट करो। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, Z एक्सिस पर, मैंने यहाँ लिख भी दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग Z एक्सिस, तो ये कहलाएगा आपका क्या, PZ। इतने सिंपल इनके क्या थे, डायग्राम थे। चलिए बना लो इसे, नोट कर लो। देखिए इस टेबल को बनाएंगे, अभी हमने S ऑर्बिटल्स में बनाई थी इस टेबल को। क्लियर। इसके द्वारा आप एंगुलर नोड, रेडियल नोड और टोटल नोड को जानेंगे। देखिए यहाँ पर है आपके पास 2p, तो आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सबके लिए 1 आएगी। क्लियर। अब देखिए रेडियल नोड कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम जानते हैं उसका फॉर्मूला n-l-1 होता है। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है, l की वैल्यू p के लिए 1 आती है और ये -1, तो टोटल क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या पता चला कि 2p में जो रेडियल नोड होंगे वो 0 होंगे, तो केवल इसमें एंगुलर नोड 1 है, इसलिए टोटल नोड क्या आ गए, 1 आ गए। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो।
अगर हमसे टोटल नोट पूछता है तो हम लगा देंगे n-1, तो 2p है ये, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, -1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर, समझ में आई बात। अब आप जो हैं इसी तरह से 3p 4p और 5p को खुद से ट्राई करें। क्लियर, समझ में तो आ गया, खुद से कर लेंगे ना अभी से। चलिए नोट कर लो इसे, आगे चलते हैं। देखिए अब हेडिंग डालो d ऑर्बिटल्स, लिखेंगे कि d ऑर्बिटल्स हैव डबल डम्बल शेप एक्सेप्ट dz²। क्या कहा कि जो d ऑर्बिटल्स हैं हमारे, उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डबल डम्बल होती है, लेकिन dz² की शेप डबल डम्बल नहीं होती। डबल डम्बल बोले तो देखो, एक डम्बल ये हुआ और दूसरा डम्बल ये, इस तरह से होगी इनकी शेप d ऑर्बिटल्स की, मगर dz² की शेप ऐसी नहीं होगी। तो फिर कैसी होगी, देखिए, इट हैज़ डोनट शेप्ड और पीनट शेल शेप्ड या बेबी सुदर लाइक। क्लियर, जो इसकी शेप होगी कैसी होगी, डोनट शेप्ड होगी या पीनट शेल शेप्ड होगी या बेबी सुदर लाइक होगी। ये जानते हो बेबी सुदर लाइक, जो बच्चे मुंह में लेकर चूसते हैं, वो निपल टाइप का होता है, उसे कहते हैं सुदर। क्लियर, अभी आगे दिखाएंगे इसकी डायग्राम। मतलब ये इस तरह से होगी, ये इस तरह से d ऑर्बिटल ऐसे, समझ रहे हो। आगे और समझाऊंगा डीपली मैं आपको, अभी केवल इतना याद रखें। चलिए देखो, ईच d ऑर्बिटल्स हैज़ 2 नोडल प्लेन। जो प्रत्येक d ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 नोडल प्लेन रखते हैं, बट लेकिन dz² हैज़ नो नोडल प्लेन, लेकिन dz² में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, जबकि प्रत्येक d ऑर्बिटल जो हैं वो 2 नोडल प्लेन रखते हैं। इतनी बात समझ में आई कि d ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डम्बल होते हैं, और लेकिन dz² जो होता है वो डबल डम्बल शेप का नहीं होता, वो डोनट शेप्ड हो सकता है या पीनट शेप कह दो उसे, या बेबी सुदर शेप कह दो। और प्रत्येक d ऑर्बिटल्स में 2 नोडल प्लेन होते हैं, लेकिन dz² में नोडल प्लेन नहीं होते। चलिए आगे नोट करेंगे। देखिए 4d सबसेल, अब इससे हम क्या जानेंगे, इससे हम जानेंगे कि भाई d सबसेल में कितने d ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे जानेंगे, देखिए d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। जब l की वैल्यू 2 हो तो ml या m की वैल्यू जो होती है वो -2 से 0 सहित +2 तक होगी। देखिए जो लिखी है, तो -2 से 0 सहित +2 तक, क्या क्या लिखी, -2 -1 0 +1 +2, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल ये 5 वैल्यू हो गई। जब 5 वैल्यू हो गई तो हम बताइए कि जो हमारा m है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल होंगे, जब इसकी वैल्यू 5 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 5 होंगे। क्लियर, तो हमने क्या जाना, देयरफॉर ईच d सबसेल, के प्रत्येक d सबसेल में हैज़ 5d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, बेस्ड अपॉन डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर डिनोटेड, मतलब उनको दर्शाया जाता है बाय, देखिए dxy, dyz, dxz, dx² -y² एंड dz²। अब देखिए इनका क्या मतलब हुआ, इनका मतलब होता है कि भाई dxy का मतलब ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस और y एक्सिस के बिटवीन हो, उसे कहेंगे dxy। देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y एक्सिस और z एक्सिस के बिटवीन हो, उसे कहेंगे dyz। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस और z एक्सिस के बिटवीन हो, उसे कहेंगे dxz या dzx। क्लियर, अब इसे समझो कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पर और y एक्सिस पर हो, अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस पर हो, तो हम उसे कहेंगे dx² -y²। अब इसे समझो कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग z एक्सिस हो तो हम उसे कहेंगे dz²। आप इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। भाई कितने ऑर्बिटल बनाए आपने, 1 2 3 4 5। क्लियर, इस तरह से आपने यहाँ पर इनकी क्या लिख दी, m की वैल्यू लिख दी, और यहाँ पर इन d ऑर्बिटल को डिनोट कर दिया। चलिए नोट कर लो इसे। देखिए हम जानते हैं d ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल डम्बल होती है। चलिए फिर अब हम इनकी शेप बनाते हैं। देखिए ये x एक्सिस है और ये क्या, y एक्सिस। देखिए एक डम्बल ये हुआ आपका और एक डम्बल ये हुआ, तो कितना हुआ, डबल डम्बल हो गए। और देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस के बिटवीन सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, इसलिए हम इसे कहेंगे dxy। इसी तरह से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, y एक्सिस और z एक्सिस के बिटवीन, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे dzy। क्लियर, चलिए नोट करो इसे।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बिटवीन, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डी जेड एक्स। क्लियर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताइए समझ में आ रही बात, नोट करो इसे इतना। चलिए फिर अब देखेंगे डी जेड स्क्वायर। देखिए क्या लिखा है इसके बारे में, देखिए डी जेड स्क्वायर हैज़ 2 lobes along the z axis with a ring of electron density around the nucleus in x y plane। देखिए अब यहाँ पर जो है ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक लोब ये है इसका और एक लोब इसका ये है। क्लियर। अब देखो न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ये एक रिंग बनी हुई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। क्लियर। तो हम ये भी जानते हैं ना कि जो हमारा डी जेड स्क्वायर होता है वो डबल डम्बल नहीं होता है, कैसा होता है, डोनट शेप्ड होता है या फिर पीनट शेल शेप्ड होता है। चलिए नोट कर लो इसे। देखिए हम डी ऑर्बिटल को 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन सेट है सर, देखो एक होगा T2G सेट जिसे हम कहेंगे ट्रिपली डीजेनरेट, एक होगा EG सेट जिसे क्या कहेंगे हम डबली डीजेनरेट। देखिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। देखो जो हमारा T2G सेट होगा ना उसमें आएगा DXY, DYZ और DZX। क्लियर। ये कहाँ होंगे, जो इनके लोब्स होंगे वो कहाँ होंगे, बिटवीन एक्सिस होंगे। ये तो हम जाना कि भाई जो हमारा XY होगा, जो हमारा YZ होगा, जो DZX होगा हमारा ऑर्बिटल्स, इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इनके जो लोब्स होंगे वो कहाँ होंगे, बिटवीन एक्सिस होंगे। क्लियर। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, नो एक्सियल सेट। बात समझ में आ रही है। तो T2G सेट कौन है, DXY, DYZ और DZX। क्लियर। इनके लोब्स जो होंगे वो कहाँ होंगे, बिटवीन एक्सिस, और हम इन्हें क्या कहेंगे, नॉन एक्सियल सेट। और ये क्या कहलाएंगे, ट्रिपली डीजेनरेट। इनमें तीनों में एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। अब देखिए ये वाले जो हैं आपके, ये हैं आपके DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ये कहाँ होते हैं, इनके जो लोब्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। अगर हमने आपको बताया था कि भाई इसके जो होते हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, ये X और Y एक्सिस पर होंगे, और जबकि इसके कहाँ होंगे, Z एक्सिस पर होंगे, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, ये एक्सियल सेट हैं। क्लियर। तो EG में कौन है, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। क्लियर। जब D ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है ना तो ये 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं, T2G और EG में। क्लियर। ये आपने पढ़ रखा होगा इंटर वगैरह में। चलिए नोट कर लें इसे। तो चलिए अब इसमें भी जानते हैं भाई एंगुलर नोड क्या कितने हैं और रेडियल नोड कितने हैं और टोटल नोड कितने हैं। क्लियर। यहाँ पर जो L की वैल्यू होगी हम जानते हैं कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर एंगुलर नोड जो होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि वो L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। तो D के लिए L की वैल्यू 2 आ गई, तो एंगुलर नोड भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। क्लियर। अब देखिए पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम किसका, 3D का। अब 3D को कैसे करेंगे, हम जानते हैं रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3 आएगी, और l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, -1। तो कुल मिला कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3D ऑर्बिटल में जो रेडियल नोड होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। तो केवल इसमें एंगुलर नोड कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल नोड कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर। अगर आपसे पूछे कि सर बताइए कि टोटल नोड कितने हैं, तो आप उसका फॉर्मूला लगाओ क्या, n माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू 3 थी, -1 बराबर कितना आ गया, 2। तो टोटल नोड आप इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए बचता है आपका 4D, 5D और 6D। ये आप खुद से करेंगे ट्राई। देखो 6D में तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं है, आपको खुद लिखना है, कर लेंगे ना आप। चलिए नोट कर लें इसे। चलिए अब हेडिंग डालो F ऑर्बिटल, लिखना स्टार्ट करेंगे। द F ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड इन शेप। मतलब ये हुआ कि जो F ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल होती है। क्लियर। फिर लिखेंगे फॉर F सबसेल। F सबसेल के लिए हम जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा F सबसेल है उसमें कितने F ऑर्बिटल हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि इसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और M की वैल्यू या L की वैल्यू जो होगी वो -3 से लेकर 0 सहित +3 तक होगी। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये 7 हो गई। जब ये टोटल वैल्यू 7 हो गई, भाई हमारा M की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो F सबसेल है उसमें 7 F ऑर्बिटल होंगे।
जैसे देखो नीचे लिखा भी है कि इट शोन दैट ईच एफ सबसेल हैज 7 एफ ऑर्बिटल्स एंड इट्स ओरिएंटेशन हैज। अब देखो इनका ओरिएंटेशन कुछ ऐसे दे रखा है, ये इनका क्या है, ओरिएंटेशन है। चलिए अब लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। देखिए यहाँ लिखिए आप ऑर्बिट और यहाँ लिखिए ऑर्बिटल, और लिखना स्टार्ट करेंगे। वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई ये हमारा न्यूक्लियस है, क्लियर, इसके चारों तरफ जो है वो क्या है, सर्कुलर पाथ हैं, और इन सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस तरह से याद रख लीजिए, जैसे सूरज है, सन है, और उसके चारों तरफ जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो गति लगाते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्लियर। इसे कहेंगे हम ऑर्बिट। चलिए इतना नोट करें। अब आगे सुने। अब देखिए ऑर्बिटल में देखेंगे, ऑर्बिटल में क्या बात है, देखिए ऑर्बिटल्स आर 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज अप टू 90%। ये क्या है, इसमें जो है ऑर्बिटल हम उसे कहते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, वो 3D स्पेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। कितनी हो सकती है, लगभग 90% हो सकती है, कहीं कहीं हो सकती है 95% भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और यहाँ पर लिखा है इट रिप्रेजेंट 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको प्लेनर मोशन देखने के लिए मिलेगी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर 3D मोशन देखने के लिए मिलेगी इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस। चलिए थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट फॉलो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में नहीं बताया जाता, ये वेव नेचर को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर वेव नेचर का ज्ञान नहीं था इलेक्ट्रॉन की, ऐसा भी कह सकते हो। यहाँ ये देखो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताता है, फॉलो करता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट आपका क्या लिखा है कि जो ऑर्बिट होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर या डिसलाइक होते हैं। जबकि अगर हम बात करें ऑर्बिटल की तो डिफरेंट ऑर्बिटल हैं, और डिफरेंट ही क्या है, उनकी शेप है। एस की अलग है, पी की अलग है, और डी की अलग है, और एफ की तो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे कि ऑर्बिट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, कि ऑर्बिट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शन, ऑर्बिटल की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन एस की नहीं होती है, एस ऑर्बिटल की, ये भी आपको याद रखना है। देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n², n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या बात हुई, बात यह है कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 2n² के इक्वल होता है, या ऐसा कह दो किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब देखिए ऑर्बिटल्स में द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल इज 2। तो यहाँ पर यह बात लिख रही है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, केवल 2 हो सकते हैं। चलिए नोट कर लो इसे। देखिए वीडियो के लास्ट में आप इसे भी नोट कर लीजिए, आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कैसे पूछेगा समझो। देखिए ये आपके क्या है, सबसेल हैं, कौन कौन से हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है। तो आपसे पूछेगा बताओ भाई एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आप बताओगे 2, ऐसी पी में 6, ऐसी डी में 10 और ऐसी एफ में कितने होंगे, 14 होंगे। इसी तरह से पूछ सकता है कि भाई ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आप आधा कर दीजिए, भाई एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल्स और एफ में 7 ऑर्बिटल होंगे। इसी तरह से पूछेगा भाई आपसे इनका ओरिएंटेशन बताओ, तो जितने ऑर्बिटल उनका उतना ही ओरिएंटेशन, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 5 होगा और इसका कितना होगा, 7 होगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो ये था हमारा यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 1। अब हम मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 2 जो होगा हमारा क्वांटम नंबर के ऊपर। तो इसी तरह से आप खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।